सर आपकी आवाज नहीं आ रही। थैंक यू जोया। आज हमारा टॉपिक है जी फैक्टर्स इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों कि आयनाइजेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। राइट। मैं फिर आपको एक दफा रिमाइंडर के लिए बता देता हूं कि आपको याद होगा, अगर ये 12 पॉजिटिव है, ये फर्स्ट शेल है किसी भी एटम का, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो आप कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को ग्रिप करके रखा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, आप उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू absorb to remove this electron is known as ionization energy। यही है। अब बच्चों हमें ये बताना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। मैं बार बार कल से एक ही बात कर रहा हूं कि किसने ग्रिप किया हुआ है इन इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियस ने। तो आपने अपने जहन में ये सोचना है कि जो न्यूक्लियस है, who that is the responsible for holding the electrons and making the revolve around the nucleus, right? अब इसका मतलब है, अगर पहला फैक्टर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं कहूं लिखिए जरा, देयर आर थ्री फैक्टर्स, और वो कौन से हैं? नंबर वन is ionization, is nuclear charge, sorry, which affects the ionization energy is the nuclear charge। मैं इसको NC लिख रहा हूं। आपसे मेरा सवाल है कि अगर 12 पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, सुनो बच्चे, ये 12 पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, अगर यही न्यूक्लियस के पास 20 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी 20 हो जाए, तो क्या इसकी ग्रिप क्या हो जाएगी? ज्यादा या कम हो जाएगी? आप कह रहे हैं जी जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी उसकी ग्रिप क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। सो दैट इज वेरी कॉमन सेंसिकल। मैं दोबारा बना देता हूं कि 12 पॉजिटिव है ये, और ये 20 पॉजिटिव है। बाकी सब फैक्टर्स अगर मैं सेम रखूं तो मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है कि इसने ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है या इसने ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है? ऑब्वियसली उसने। तो उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम दैट एटम। तो आप कहते हैं, डायरेक्टली लिख लीजिए कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। आप पूरा वर्ड लिखिएगा, NC नहीं, न्यूक्लियर चार्ज। कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, राइट? सो मोर न्यूक्लियर चार्ज, क्या मतलब होगा? मोर न्यूक्लियर चार्ज, मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन या ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन with valence electron, hence more energy needed or absorbed to remove electron। ये तो हो गया न्यूक्लियर चार्ज। नंबर 2 फैक्टर है बच्चों एटॉमिक रेडियस। नंबर 2 फैक्टर इज एटॉमिक रेडियस। लुक एट दिस। मैं फिर एक एटम ड्रॉ करता हूं। अगर दोनों का न्यूक्लियर चार्ज मैं कंसिस्टेंट कर दूं, ये 12 पॉजिटिव है बच्चों, और ये 20 पॉजिटिव है, सॉरी 12 पॉजिटिव है ये भी। और अगर इसमें 12 पॉजिटिव के साथ ही इतने दूर हो जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो रेडियस ज्यादा हो गया ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेडियस? यस, आप कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन दूर हो गया तो उसकी ग्रिप न्यूक्लियस की उस पर क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो आप कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस।
क्योंकि with the increase in radius less nuclear attraction. So nuclear attraction को mention करना है. With the increase in radius there will be less nuclear attraction. Hence less energy. Number 3. ये तो था atomic radius. Number 3 is the shielding effect. तीसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट. अब ये क्या है पहले इसको समझ लेते हैं. शील्डिंग इफेक्ट है क्या? बच्चों इधर देखिए, ये लेट से 12 पॉजिटिव है. ये देखो बच्चों, और लेट से ये भी 12 पॉजिटिव है. इधर देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons in the second shell. देखो बच्चों, और इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन हियर. अब आप कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स भी खड़े हैं. ये ब्लॉक कर रहे हैं न्यूक्लियस की फोर्स को जो बाहर पहुंच रही है. इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. सो इन अदर वर्ड्स में कहना ये चाह रहा हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस के बीच में, वो बेसिकली न्यूक्लियस की फोर्स को ब्लॉक कर देते हैं रीचिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट. राइट. आप कहते हैं जी जब शील्डिंग इफेक्ट होगा, न्यूक्लियस की फोर्स ब्लॉक होगी, तो क्या होगा? लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. आप कहते हैं न्यूक्लियस की ग्रिप ऑब्वियसली उस पर कम हो जाएगी, तो मोर शील्डिंग, लेस एनर्जी. ऑन द अदर एंड इधर देखिए, here is the electrons 1 2 3 4 5 6 7 8 and here are the 2 electrons. अब देखिए, अब अगर आप ब्लॉकिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट देखें विद दिस इलेक्ट्रॉन, तो क्या है? सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन ब्लॉक कर रहे हैं? तो 2 ओनली. ये ब्लॉकिंग इफेक्ट है. सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला. तो शील्डिंग क्या हो गई है? कम, क्योंकि बाकी तो उसके उसी शेल में है ना, दे आर नॉट ब्लॉकिंग इट. तो आप कहते हैं जी इसका मतलब है न्यूक्लियस की ग्रिप क्या होगी उसके ऊपर? ज्यादा हो गई है. क्योंकि न्यूक्लियस जितने शील्डिंग कम होगी उतनी ग्रिप ज्यादा होगी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड भी ज्यादा हो जाएगी. शील्डिंग ब्लॉकिंग, ये मैं सिंपल मिसाल देता हूँ. अगर मेरे और उस आखिरी बच्चे के बीच में 10 बच्चे आ जाएंगे तो मेरी उसके ऊपर ग्रिप कम हो गई, बिकॉज दे विल ब्लॉक माय रीचिंग टुवर्ड्स दैट. राइट. तो लिखिए जरा, आयनाइजेशन एनर्जी इज inversely proportional to the shielding effect. यानी more shielding effect, more shielding effect, less nuclear attraction, hence less energy. Absorbed. और अगर कोई आपसे पूछे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है प्रिसाइजली, तो आप कहते हैं ये मुझे पता है. शील्डिंग इफेक्ट, किसी भी एटम के 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक वैलेंस जो आखिरी शेल में होता है, और उसके अलावा जितने भी होते हैं उनको इनर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. कि इनर इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस रीचिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट. राइट. कि इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन कभी आ सकती है इसलिए लिखवा दिया. इनर इलेक्ट्रॉन्स block the force of nucleus reaching to valence electron is known as
शील्डिंग इफेक्ट। सो इन शॉर्ट मैं आप तीनों को सम अप करता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनसी मीन न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट। एस सी मीन शील्डिंग इफेक्ट। आप पूरा वर्ड लिखें, ये है बच्चों सम अप। So this is how the ionization energy is affected, because this is how they affect the nuclear attraction towards the valence electron. More nuclear charge mean more nuclear attraction to the valence electron, so more grip of the nucleus. Less shielding, less radius means more grip of the nucleus. Okay, so this is how we look at this. जी बच्चे आप क्या पूछना चाह रहे हैं पूछिए। जी जी स्पिन पेयर है रिपल्शन, वो जब आएगी तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। अभी सिर्फ तीन फैक्टर्स इन शॉर्ट मैंने बताए जो किसी भी एटम किसी भी उसके शील्डिंग इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं, राइट। वो तीन फैक्टर्स क्या है वो मैंने आपको बता दिए। दीज थ्री फैक्टर्स आर, कौन कौन से? न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट। अब उसको बाद में देखते हैं। अब आ जाए हेडिंग दें, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। आयनाइजेशन एनर्जी की डिफाइन कर लिया, सक्सेसिव क्या होती है, एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी, कैसे एटम के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ग्रिप करके रखता है, क्या फैक्टर्स उसको कम ज्यादा करते हैं। अब हम ट्रेंड देखने लगे हैं कि एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी दूसरे एटम से कैसे डिफरेंट है, कम होगी या ज्यादा होगी। नाउ अप टिल नाउ वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन एटम ओनली, ओके, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बात हो रही थी। अभी जो हम बात करने लगे हैं वो ट्रेंड की बात करने लगे। ट्रेंड का मतलब क्या है कि अक्रॉस द एटम, के एक एटम की सोडियम की मैग्नीशियम से क्या कंपैरिजन है, लिथियम की सोडियम से क्या कंपैरिजन है, ओके, उसे कहते हैं ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। एक रफ स्केच बना रहा हूं पीरियोडिक टेबल का बच्चों, ये है पीरियोडिक टेबल का रफ स्केच। दिस इज हाउ द पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक। ये है पीरियोडिक टेबल। आपने क्या, आप कहते हैं जी कि इसमें दो चीजें हमने बतानी होती हैं, एक बताना होता है अक्रॉस द पीरियड, इसे कहते हैं, और एक बताना होता है डाउन द ग्रुप। ये ये होता है अक्रॉस द पीरियड। कोई भी ट्रेंड इंक्लूडिंग आयनाइजेशन एनर्जी आपको या तो बताना होता है अक्रॉस द पीरियड या बताना होता है डाउन द ग्रुप। पहले हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप। सब ग्रुप्स में यही एटीट्यूड होगा। हम पहले ग्रुप वन की मिसाल ले लेते हैं। वो कहता है जी ये ग्रुप वन है, यहाँ बच्चों लिथियम होता है, यहाँ सोडियम होता है, यहाँ पोटासियम होता है, यहाँ रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, राइट। लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप वन। ग्रुप वन में पहले है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, राइट। उसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो न्यूक्लियस 3 है, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। देन अगर आप सोडियम को देखें, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, न्यूक्लियस फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। आप कहते हैं ये है वो इलेक्ट्रॉन जो निकालना है। ये अब मेरा आपसे सवाल है, सिर्फ इन्हीं दोनों को देख के बताएं, लिथियम और सोडियम के मुकाबले में किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है बच्चों? लिथियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि सोडियम की ग्रिप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शील्डिंग ज्यादा हो तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर डिस्टेंस, इसका सेकंड शेल में है, ये थर्ड शेल में है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डिस्टेंस भी क्या हुआ है बच्चों? ओके, ये सो डिस्टेंस भी क्या हुआ बच्चों? ज्यादा।
रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो भी रेडियस क्या हो, तो भी ग्रिप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप कहते हैं जी मेक सेंस कि अगर लिथियम की, मैं अगर आपको वैल्यू में बताऊं कि लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये बात हो रही है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की, वो है 526। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 526। तो सोडियम का कितना चाहिए, यस आप कह रहे हैं जी उससे कम होगी, और ये है 494। दैट मेक सेंस ना। क्यों, क्योंकि आप कह रहे हैं जी शील्डिंग बड़ा फैक्टर है, शील्डिंग ब्लॉक कर दिया उसको, और रेडियस भी क्या हो गया ज्यादा। एक और मैं एग्जांपल आपसे पूछ के, सॉरी मैं आपके दोनों सवाल इकट्ठे लेता हूं, आई फॉरगॉट। पोटासियम 19, potassium 19 plus, what do you think about this? Potassium is even bigger than this. potassium में ये पोजीशन है, क्या वैलेंस और दूर हो गया, और बीच में यहां शील्डिंग, एक दो तीन शील्डिंग है, तीन लेयर्स है बीच में, जिसमें पहली लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है, और तीसरी में भी 8 है। तो क्या समझते हैं बच्चों, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और कम हो जाएगी। और आपको पता है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इफ आई एम नॉट कोटिंग इट प्रिसाइजली बट स्टिल इट इज 410। तो क्या हो रही है डाउन द ग्रुप, डिक्रीज। तो ये तो मेरे सिर्फ ग्रुप 1 का है, फॉर एवरी ग्रुप इट गोज द सेम, क्योंकि हर ग्रुप में यही होता है, शेल्स ऐड हो रहे होते हैं, और जब भी शेल्स ऐड होते हैं तो शील्डिंग ज्यादा होती है और रेडियस भी ज्यादा होता है, जिससे एनर्जी रिक्वायर्ड कम होती जाती है। तो लिखिए जरा, मैं लिखवा के फिर सुनता हूं आपकी बात, कि डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी decreases वजह क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट and atomic radius. Every time when you go down, we know कि एक नया शेल ऐड होता है, स्टार लगा के लिख रहे हैं, every time a new shell add. Okay, next. Is it clear? अब देखिए, अब आप क्या सवाल पूछे थे। सर आपने कहा था कि लिथियम की जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू Na। सर लेकिन अगर उसका एक शेल बढ़ रहा है Na का, तो उसके साथ उसके प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। या दैट्स अ गुड क्वेश्चन जी। मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ, जो लोग जूम पे हैं और जो रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं उनको समझ आ सके। ये बच्चे का एक बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि मैं उसके सवाल को आपकी इजाजत से अपने अल्फाज में अगर बयान कर लूं, ओके, यू अलाउ मी। ओके, क्वेश्चन ये है बच्चे का कि अगर आप इसका देखें, न्यूक्लियस चार्ज 3 पॉजिटिव है और इसका न्यूक्लियर चार्ज 11 पॉजिटिव है, तो आपने तो वो बताया ही नहीं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उसके बढ़ने से भी तो कोई इंपैक्ट होना चाहिए, राइट। तो वो आपने कंसिडर नहीं किया, यही आपका सवाल है। मैं बताता हूं, ये एक फॉल्स अपेयरेंस है, मैं बताता हूं कैसे। एक चीज होती है न्यूक्लियर चार्ज, आपकी बात सही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब सुनना जरा, ये आपने सवाल पूछा इसलिए मैंने बता दिया, कभी एग्जामिनर पूछ भी सकते हैं ये। उसको मैं एनसी कह रहा था, इसको मैं बोल रहा हूं ईएनसी। एनसी मतलब न्यूक्लियर चार्ज, ईएनसी में इफेक्टिव। व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है कि कितने प्रोटॉन्स हैं, 3 पॉजिटिव,
आप समझे कि ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहे हैं ना प्रोटॉन के चार्ज को, तो एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। एक पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो कितने पॉजिटिव कैंसिल हो गए? जो चार्ज यहां तक पहुंचा वो कितना था? इसे कहते हैं ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द न्यूक्लियर चार्ज विच कैन रीच टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप तक जो मेरा पावर पहुंचा है वो +1 है। वो कहता है जी इधर आ जाए। अपेरेंटली तो हमें लग रहा है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, बढ़ गया है ना। बट आप कहते हैं जी कितने इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन है? 8 + 2 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन है, तो वो उसको क्या करेंगे? कैंसिल। जो यहां से यहां पहुंचेगा वो कितना है? तो क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो यहां था वही यहां नहीं है? तो एक तरह से न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द पुल विच कैन, क्योंकि फर्क तो उसी से पड़ना है ना, उस इलेक्ट्रॉन को अंदर से पुल क्या फील हो रही है? आपको मैंने पकड़ा हुआ है, कितनी स्ट्रेंथ से पकड़ा हुआ है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। अगर वो दोनों के लिए सेम है तो आप कहते हैं जी डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा होता है, बट वन थिंग विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द न्यूक्लियर चार्ज विच कैन ओनली इफेक्ट, जिसे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहते हैं, वो तो कांस्टेंट रहता है, राइट? सो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर कांस्टेंट और ईएनसी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कांस्टेंट। तो ये लिख लीजिए, ये अच्छा पॉइंट था। अक्रॉस द पीरियड में आने लगा हूं नहीं, अक्रॉस द पीरियड का ये बात होता है, मैं अभी आने लगा हूं, इसलिए मैं उसको अभी रिप्लाई नहीं दे रहा। ओके, अभी हम उसी पे बात करने लगे जी। यस, और पोटासियम में भी +1 है। डिस्टेंस, डिस्टेंस दूर होता जा रहा है। अंदर से न्यूक्लियर पुल सेम आ रही है, लेकिन हर दफा इलेक्ट्रॉन किधर होता जा रहा है? ये भी एक अच्छा सवाल था। उसने कहा जी अगर आप कह रहे हैं कि शील्डिंग और न्यूक्लियर चार्ज ने दूसरे को कैंसिल कर दिया, उसी से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बनाया ना हमने, कि जितने प्रोटॉन्स ऐड हुए उतनी शील्डिंग भी ऐड हो गई, तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा ही नहीं। शील्डिंग कैंसिल द न्यूक्लियर चार्ज, तो फिर क्यों एनर्जी कम हो रही है? आप कह रहे हैं डिस्टेंस कम ज्यादा होता जा रहा है, रेडियस ज्यादा होता जा रहा है। ओके, अब आ जाते हैं इलिया, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हेडिंग द नेक्स्ट, अक्रॉस द पीरियड जी, ये डाउन द ग्रुप था। अगेन डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ ग्रुप 1 के लिए नहीं है, ग्रुप 1 एज एन एग्जांपल कोट किया गया है, हर ग्रुप में यही होगा। ओके, नंबर 2 लिखिए, अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड देखिए, अब आप कहते हैं जी कि व्हाट हैपेंस अक्रॉस द पीरियड। अगर हम एक पीरियड में जाते हैं, पहले पीरियड में सिर्फ आपको पता होगा 2 एलिमेंट्स होते हैं, कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। दूसरे पीरियड में लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। मैं दूसरे को एज एन एग्जांपल ले लेता हूँ, पहला तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो शायद हमारे लिए उसको करना मुश्किल हो। वो कह रहे हैं जरा पहले देखें, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने यहां लिथियम को ले लिया, 3 पॉजिटिव एंड 2 शेल्स, यही है ना? दिस इज द लिथियम। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहां से मैं फ्लोरीन को ले लेता हूं बच्चों, 9 पॉजिटिव एंड हाउ मेनी शेल्स? 2 शेल्स। इलिया, अब एक चीज जो आपका कुछ सवाल था, मैं उस पर पहले आता हूं। अक्रॉस द पीरियड आपने नोट किया होगा, शेल तो चेंज होता ही नहीं। आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में ऐड होते जाते हैं। इधर देखो, इसमें लिथियम का इलेक्ट्रॉन किस शेल में ऐड हुआ? दूसरे में। फिर बेरिलियम में भी दूसरे में, बोरॉन में, और इवन फ्लोरीन में भी दूसरे में ही ऐड हुआ। तो एक तो शील्डिंग कांस्टेंट रहती है अक्रॉस द पीरियड, शील्डिंग हमेशा कांस्टेंट रहती है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल। वो तो बाहर आके उसी शेल में ऐड हो रहे होते हैं। शील्डिंग सिर्फ तब बढ़ेगी जब इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। मैंने पहले दिन पहली दफा बोला शील्डिंग इज कॉज्ड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ ही नहीं रहे। यस, अब सवाल ये है, देन व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज?
इधर कितना है 3 पॉजिटिव, इधर कितना है, न्यूक्लियर चार्ज तो कैटेगोरिकली बढ़ रहा है और उसको कैंसिल करने वाली चीज नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके क्या करेगा, अपने करीब ले आएगा। तो आप कहते हैं जी अक्रॉस द पीरियड, ये अभी तो आपने बनाया ऐसे है जैसे बड़ा नजर आ रहा हो, लेकिन अक्रॉस द पीरियड इट लुक्स लाइक दिस, मैंने ऑन पर्पस बड़ा बनाया था, ये ऐसे नजर आते हैं। तो देखें, आप कहते हैं दो ही शेल्स, कहने को फ्लोरीन के भी दो शेल्स हैं, तो ये नहीं सोचना दो शेल्स हैं तो एक जैसा साइज होगा, ऐसा नहीं है, इसके दो शेल्स विल बी लाइक दिस। इधर देखें, पहला शेल इधर होगा और दूसरा शेल इधर होगा। बहुत न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, बिकॉज when nuclear attraction in nuclear charge increases, the nuclear attraction also increases to the valence electron, वो उनको खींच के पास ले आता है। इधर देखो, पहले अगर इधर रिवॉल्व कर रहे थे वो, तो अब उसको इतना स्ट्रांग हो गया, कहता है इधर रिवॉल्व करो, जस्ट क्लोज टू द न्यूक्लियस। कहने को इसके भी दो शेल्स हैं, बट रेडियस क्या हो गया, कैटेगरी। अभी हमने इनऑर्गेनिक पढ़ी है, आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं वहां से जाके यूट्यूब पे पढ़ी है, तो आप वहां देखेंगे कि जो अक्रॉस द पीरियड रेडियस डिक्रीजेस और सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस, बहुत ज्यादा हो जाता है, दो शेल्स ही हैं, दो शेल्स ही हैं उसके, राइट। तो आप कह रहे हैं जी अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग कांस्टेंट है, जस्ट 1 मिनट, शील्डिंग कांस्टेंट है, रेडियस डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अब तीनों फैक्टर्स को जरा सम अप करो, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगी। आप कहते हैं जी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज से इंक्रीज होती है, और रेडियस और शील्डिंग के, रेडियस के डिक्रीज होने से भी इंक्रीज होती है, और शील्डिंग तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो देयर इज अ जनरल इंक्रीज, वर्ड यूज करना है जनरल इंक्रीज अक्रॉस एनी पीरियड। अब सवाल क्या पूछ रहे थे, पूछिए। वो बड़ा होगा, अब आप देख रहे हो उसके भी दो शेल्स हैं, उसके भी दो शेल्स हैं, लेकिन इसके दो शेल्स इस तरह है, स्कैटर्ड है, स्प्रेड अपार्ट है, और उसके दो शेल्स क्लोज है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होने से उसने खींच के इलेक्ट्रॉन को कहा है। जैसे मैं अगर यहाँ बैठा हूं और मैं कहता हूं जी मेरे अराउंड एक सर्कुलेशन करनी है, सर्कल करना है, तो आप वाली जगह पे सर्कल हो रहा है, लेकिन जब मेरे पास पावर ज्यादा होगी, खींच के मैं कहूंगा इधर सर्कल करो, सही। तो फर्स्ट शेल इज हियर नाउ जी। ग्रुप हमारे शेल ज्यादा होते हैं, इसलिए वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर नहीं उस पे एक्ट कर रहा होता है, शेल ज्यादा हो जाते हैं इसलिए। यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रह रहा है, और जो न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज है वो इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा होता। एक ही शेल है तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में ऐड होते हैं, तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। जी 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 जी, यस, शील्डिंग इफेक्ट। लिखिए जरा, देयर इज, वर्ड जनरल लिखना है साथ, ओके, क्योंकि अभी मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा। देयर इज अ जनरल इंक्रीज in the value of ionization energy across the period, और साथ रीजन भी देनी है, ड्यू टू increase in nuclear charge, yes, increase in nuclear charge, NC लिखा, आप पूरा वर्ड लिखें, decrease in radius and constant shielding effect। ऐसी मतलब शील्डिंग इफेक्ट, राइट। सो मोर, ये भी मेंशन करना है कि उसके रिजल्ट में क्या होता है, मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जिसको मैं ग्रिप कह रहा हूं, वो जरूर मेंशन करना है, इसका एक मार्क होता है एग्जाम में। मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जी, टुवर्ड्स hence more energy needed to remove।
अब इसको बच्चों ग्रुप वाइज देखते हैं, पीरियड वाइज देखते हैं। पहले हेडिंग दें, लेट्स से नैरो डाउन करते हैं, जूम इन करते हैं, पीरियड 2 एलिमेंट्स। पीरियड 2 एलिमेंट्स लिख लें, लिख। हो गया? डन। ओके, अब पीरियड 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं जी। पीरियड 2 एलिमेंट्स होते हैं लिथियम। मैं इसको एक ग्राफ पे ले लेता हूं बच्चों। ये देखिए, आप भी इस तरह एक ग्राफ पे ले लें। हम इसको जरा वन बाय वन देखते हैं। ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ये एलिमेंट्स है। इधर देखिए, लिथियम, सोडियम, नहीं सॉरी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। दीज आर द एलिमेंट्स। अगर हम इसको देखें, मैं आपको इधर देखिए, ये अगर आप मैं डेटा बुकलेट से वैल्यू कोट कर रहा हूं, इसलिए नहीं कोट कर रहा कि आपको याद करनी है, जस्ट हम इसमें से एक पॉइंट में एनर्जी की वैल्यू देखें बच्चे, इधर देखो, तो वो है 519। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो बेरिलियम की क्या होगी? ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी, और बेरिलियम की है बच्चों, इफ आई कोट इट, 900 एज एक्सपेक्टेड। ज्यादा है ना ये भी। बोरॉन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, ज्यादा होगी, बट हमने देखा ये कि बोरॉन स्लाइटली कम हो गई बेरिलियम से, एंड इफ आई कोट इट, इट इज 799। इट इज 799। ये 900 थी, ये 799 है, और ये कितनी थी? ये 519। आप कहते हैं ये क्या हुआ? वो तो हम सोच रहे थे ये ज्यादा होनी चाहिए। अक्रॉस द पीरियड देयर इज अ जनरल इंक्रीज। आप कहते हैं फिर कार्बन की देखते हैं, क्या फिर डाउन शुरू हो गई है? हमने कार्बन की देखी, नहीं, दैट वाज अगेन 1090। 1000 energy required to remove the electron which is greater than boron as well as beryllium. फिर आपने कहा अच्छा उसके बाद नाइट्रोजन की कितनी है? वो है 1400 एज एक्सपेक्टेड, ज्यादा है। ऑक्सीजन अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग मोर, बट ऑक्सीजन की जब हमने देखी अगेन इट वाज 1310। और फिर फ्लोरीन की जब हमने देखी तो फिर 1680। और फिर जब नियॉन की देखी हमने, द लास्ट वन, 2080। तो आप कहते हैं जी ओवरऑल, तो अगर मैं गौर करूं तो यहां से यहां तक कितने 4 टाइम इंक्रीज हो गई है? पहली अगर 520 थी तो आखिरी 2080 है। ओवरऑल तो 4 टाइम इंक्रीज हुई है, और ओवरऑल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे देयर इज जनरल इंक्रीज। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई है कि पहला जो बोरॉन की बेरिलियम से ज्यादा आनी चाहिए थी, कम आई। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा आनी चाहिए थी, कम आई। बाकी इज द सेम। अब हमें इन दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या कोई और फैक्टर भी आ गए हैं? इज देयर एनी अदर फैक्टर? बिकॉज द थ्री फैक्टर्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड, उसके अकॉर्डिंग तो ट्रेंड शुड बी ऑल द वे अप। व्हाई देयर आर टू डिप्स? दीज टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स पे डिप क्यों आ गए हैं?
आप कहते हैं जिन डिप्स को एक्सप्लेन करना होगा, और वो चौथा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन, कि जो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मैटर करते हैं, क्या वो पेयर्ड अप हुए हुए हैं, क्या उनकी शील्डिंग ऑर्बिटल वाइज भी चेंज हो रही है, या वो मैटर करता है। अब हम यहाँ में नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन दूंगा बच्चों, राइट। अभी हम इसको फिर बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जैसे ये एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, तो अभी मैं सिर्फ इन दो को कंसिडर करने लगा हूं कि वाई बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम। आप कहते हैं जी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है क्या 5, 1s2 एंड देन 2s2 एंड देन 2p1। तो देखें इसके न्यूक्लियस और इसके बीच में, और इसके न्यूक्लियस और इसके बीच में, यस यही मैं कहने लगा था। जरा शील्डिंग को गौर से देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां शील्ड कर रहे हैं और यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे हैं। तो आप कहते हैं जी बोरॉन आउटर इलेक्ट्रॉन इज मोर शील्डेड एंड अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, है भी वो 2p में, आप देख रहे हो उसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई है। तो आपने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखना है कि बोरॉन आउटर इलेक्ट्रॉन more shielded and away from nucleus, hence less nuclear attraction as compared to beryllium। अगर वो एक्सप्लेनेशन इससे आगे मांगे तो आपने फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना। सिमिलरली वो कहता है अच्छा फिर अगर यही चक्कर है तो लेट्स गो एंड चेक द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। आप कहते हैं जी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद यही लॉजिक वहां भी लग जाए, 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2, 2s2, 2p4। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वही लॉजिक लगेगा, लेकिन क्या हुआ इसमें, इसके न्यूक्लियस और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी 2p में है, ये भी 2p में है, दोनों कहाँ है बच्चों 2p में। सो दोनों 2p में है। ये देखिए ये 2p3 है और वो क्या है 2p4। आप कहते हैं जी इक्वली डिस्टेंस है, इक्वली शील्डेड है, तो फिर कोई और चक्कर है। फिर जब हमने इनके 2p सब शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन देखी तो इसके 2px में एक था, इसके 2py में एक था, और इसके 2pz में एक है। और जब इसको देखा तो आप कहते हैं इसके 2px में कितने होंगे, दो, 2py में एक और 2pz में। तो वी गॉट द आइडिया, वी गॉट द प्रॉब्लम कि ये क्या है। आप कहते हैं जी ये समझ आ गई है बात की, क्योंकि इसके 2px में एक क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमने शुरू में कहा था कि ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप करते हैं तो उनके बीच क्या होती है, रिपल्शन, जिसको रिड्यूस करने के लिए हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, ऑपोजिट स्पिन करनी पड़ती है, बट वो रिड्यूस होती है, खत्म तो नहीं होती है। तो आप कहते हैं जी इसके आउटर सब शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, और उसके सारे अनपेयर्ड हैं। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच क्या हो रही है, स्पिन पेयर रिपल्शन, वो पहले ही निकल के जाना चाह रहे हैं, तो ऑक्सीजन की ग्रिप उन पे कम हो जाती है। तो यहां का लॉजिक भी सिंपल वर्ड्स में लिखना है। लिखिए जरा कि ऑक्सीजन आउटर इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड in 2p subshell which creates spin pair repulsion। जो क्या करता है, स्पिन पेयर रिपल्शन करता है, राइट। Hence less nuclear attraction। So oxygen needs less energy to be removed। अब बच्चों ये चीज इसको मैं फाइनलाइज कर दूं। आप कह रहे हैं इसका ताल्लुक तो दोनों डिप्स का ताल्लुक किस से, इस चीज से है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। तो एक तो ये चौथा फैक्टर हो गया जो उसको इफेक्ट कर रहा है। फिर आपके ध्यान में साथ ही बात आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो चेंज नहीं होता अगर ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से कम है और बोरॉन का बेरिलियम से कम है। तो ये वाली चीज तो पूरे पीरियोडिक टेबल में लगेगी। पूरे पीरियोडिक टेबल से क्या मुराद है, इधर देखें,
आप कहते हैं जी ये देखिए, ये देखो बच्चों, आप कहते हैं जी इसका मतलब ये हुआ कि यहां ऑक्सीजन के नीचे फास्फोरस होता है और ऑक्सीजन के नीचे कौन होता है? सल्फर। इसका मतलब है जो सल्फर है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी किससे कम होगी? कि पीरियड 3 में भी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगी, लेकिन सल्फर की क्या होगी? ऑक्सीजन से कम होगी। और लॉजिक फिर वही देना है कि सल्फर के आउटर शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे विच क्रिएट स्पिन पेयर रिपल्शन। इसी तरह आप कहते हैं जी बोरॉन के नीचे कौन होता है? एल्यूमिनियम। बेरिलियम के नीचे कौन होता है? मैग्नीशियम। तो आप कहते हैं जी फिर तो जो एल्यूमिनियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी किससे कम होगी? लेकिन लॉजिक वही देंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन मोर शील्डेड एंड अवे इन एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम। वो कहते हैं इवन देन इफ यू गो डाउन बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, तो ये आपसे पूछे गैलियम क्या आयनाइजेशन है जी? इधर कैल्शियम है, काम होगी। और रीजन क्या देंगे? गैलियम आउटर इलेक्ट्रॉन इज मोर शील्डेड एंड away from nucleus. So in all these cases वो क्या होगा? वो in all these cases ये डाउन द ग्रुप जाते हुए ग्रुप 6 के सारे एलिमेंट्स की ग्रुप 5 से कम होगी और ग्रुप 3 के सारे एलिमेंट्स की किससे कम होगी? ग्रुप 2 से कम होगी। समझ आ गई बात? सो इस तरह एग्जामिनर जनरली इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर की नहीं पूछते, वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, नीचे जाके मैं इसको फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी कुछ चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड।